नमस्कार। महिला आंचल के पेज पर सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं, यह वर्ष फणीश्वर नाथ रेणु जी की जन्मशती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तमाम बाधाओं के बाद भी हम अग्रसर हैं। हर दिन एक प्रसिद्ध साहित्यकार के मुख से उनकी स्मृतियों को हम सुन रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं आलोक धनवा जी, प्रसिद्ध कवि जो अपनी एक ही रचना से अपने क्रांतिकारी रूप को दिखाने वाले कविताओं प्रसिद्ध कविताओं के जरिए। नमस्कार सर। मेरा सबसे पहले आपसे प्रश्न होगा कि रेणु जी से सबसे पहली बार आप कब और कैसे मिले? नमस्कार। आज मैं आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु और उनका जो रचना जगत था उसके बारे में अपनी समझ, अपनी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, क्योंकि मैं रेणु जी से 20 वर्षों तक जुड़ा रहा। मेरे वे गुरु भी रहे और मैंने उनके साहित्य से लिखना पढ़ना भी सीखा। उनसे मेरी पहली मुलाकात हमारे जो पहले गुरु थे, उनका नाम है राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी हिंदी और मैथिली दोनों में लिखते थे। राजकमल जी ने अनुवाद किया बांग्ला से हिंदी में, और एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे। कवि भी उतने ही अच्छे थे, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो उस समय जो उनके समकालीन थे उनमें कुछ लोगों को समझ में आती थी, कुछ लोगों को नहीं आती थी। लेकिन राजकमल चौधरी रेणु जी से बहुत प्यार करते थे और मैं उनके घर पर जाता था। सैदपुर गली में उनका घर था, राजकमल चौधरी जी का। कामायनी घर का नाम था। और एक दिन हमने उनसे कहा कि आप जाते हैं रेणु जी के यहाँ, तो मुझको भी ले चलिए। हंसते हुए उन्होंने कहा कि मेरे छप्पर पर एक गोल कद्दू फला है, अगर ये तुम उसको उठाकर चलोगे तो मैं तुमको रेणु जी से मिला। ये बहुत अद्भुत बात थी और वो कद्दू ले करके मैं उनके साथ साथ चला और बातें होती रही। मैंने उनसे ये भी कहा कि रेणु जी के पास एक कुतिया रहती है जिसका नाम नवमी था, नवमी, और बहुत ही प्यार करते थे रेणु जी उससे। मैं थोड़ा सा सतर्क रहता हूँ आज भी। कुत्ते हैं, जब तक जान पहचान नहीं तो दूर ही रहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं है, आप चलिए और मैं वहाँ ले चलूँगा आपको, और मेरे सामने नौमी कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमारे जो परिवार के लोग थे वे भैरव के उपासक थे, और भैरव जो है तो भैरव का वहन तो उतना ही था, ऐसा उन्होंने कहा। तो खैर, जो बात मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ कि उनके घर हम लोग गए, बहुत स्वागत किया उन्होंने। राजेंद्र नगर में
जो एक गोलंबर है उसी में एक फ्लैट में रखते थे और बहुत सादगी से रहते थे। उन दिनों साहित्य की दुनिया में रेणु जी सुविख्यात हो चुके थे, लेकिन मुझको ऐसा लगा नहीं। जब मैं गया तो बहुत ही सरल सहज स्वभाव के, और उन्होंने हम लोगों को बुलाया, बैठने के लिए कहा, और लता जी भी थी, उनसे उन्होंने कहा कि चाय बनाओ। तो ये पहली मुलाकात थी रेणु जी से, और उसके बाद तो मुलाकातों का जो सिलसिला है वो 20 वर्षों तक चला। जब तक रेणु जी रहे तब तक हम लोग लगभग रोज ही हम लोग मिलते थे। मेरे कई मित्र उसमें जो हमारे समकालीन थे और थोड़ा सा बड़े थे, ऐसे लोग थे जिसमें आदरणीय रामचंद्र राय जी, आदरणीय सत्यनारायण जी और भूपेंद्र बोध, और जो हम लोग से बहुत सीनियर थे, अंग्रेजी के पत्रकार थे, जितेंद्र सिंह जी। एक कॉफ़ी हाउस में एक कई टेबल को जोड़ करके और बैठने के लिए जगह बनाई जाती थी, क्योंकि रेणु जी से मिलने इतने लोग आते थे। एक कॉर्नर था रेणु जी का अपना, यहाँ बहुत सारे लोग बैठते थे और वह बैठक करीब 2 घंटे की चलती थी। पटना में जो भी साहित्यकार पत्रकार आते थे बाहर से, नाटककार, वे एक बार रेणु जी के दर्शन के लिए लालायित थे। और एक अच्छी जगह थी जो भारत कॉफ़ी हाउस है, वो भारत सरकार का था और उसमें काफ़ी भीड़ रहती थी। तो कॉर्नर में हम लोग सब कोई बैठते थे। कई राजनीति से जुड़े लोग वहाँ आते थे, जिसमें कि नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार जी जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और शिवानंद तिवारी जी भी आते थे जो बहुत सीनियर समाजवादी हैं, और कई ऐसे लोग थे उस समय जो साहित्य की दुनिया में सक्रिय हो रहे थे। इनमें मैं था, और नाटकों की दुनिया में सतीश आनंद थे, अजय जगतर थे। तो ये तो एक लंबी कहानी होगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था कि रेणु जी घर से बाहर निकले तो पहले जो दिनकर जी का चौराहा कहा जाता है, जहाँ दिनकर जी का स्मारक है अभी, वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते थे। वहाँ मैगजीन की एक दुकान थी और वहाँ से फिर वो कॉफ़ी हाउस आते थे। तो कॉफ़ी हाउस उनका अस्थायी पता था। अच्छा, वहाँ के सब लोग मैंने आते थे। जी बिल्कुल। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेणु जी के मतलब व्यक्तित्व के किस रूप ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? उनका व्यक्तित्व तो अन्य साहित्यकारों से बिल्कुल अलग था, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएं। देखिए, रेणु जी तो आधा समय पटना में रहते थे और आधा समय जो है वो अपने गांव में भी गुजारते थे। जो उनका गांव है और राही हिन्ना, उसमें रेणु जी की जान बसती थी। और ऐसा नहीं होता था कि बहुत दिनों तक ये जो है किशनगंज, अररिया और राही हिन्ना से दूर रहे, ऐसा नहीं हो पाता था। वो अपने गांव जाते थे, अपने परिवार के लोगों से मिलते थे, गांव के भी सारे जो उनके मित्र थे
उनके जो बुजुर्ग थे उनसे वो मिलते थे। इसमें मुख्य रूप से किसान लोग थे, उनके प्रति भी उनकी गहरी प्रतिबद्धता थी और उनका आना जाना लगा रहता था। घर पर भी जाते थे और पटना भी आते थे। कहीं से भी उनके व्यक्तित्व में किसी भी रूप में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको आप ईगो बोलते हैं, अहंकार बोलते हैं, या जिसको आप कहते हैं कि सतर्क रहना, उन्हें बड़े सहज रिजर्व रहना, ऐसी बात नहीं थी। रेणु जी बहुत बोलते नहीं थे। अगर 10 लोग बोल रहे हैं या 5 लोग बैठे हैं तो रेणु जी सुनते ज़्यादा थे और बोलते बहुत कम थे। दूसरी चीज कि रेणु जी बहुत सुदर्शन थे। अगर आप उनको आपने कभी देखा हो या जिन्होंने देखा है रेणु जी को, बहुत ही सुदर्शन थे, लंबे थे, 6 फीट के आसपास, और दाढ़ी बिल्कुल नहीं रखते थे और मूछ भी नहीं रखते थे, और बाल उनके लंबे थे, घुंघराले बाल थे, और जिसको कहना चाहिए कि उनका जो चेहरा था वो देखने से ही लगता था कि हम किसी साहित्यकार को देख रहे हैं या किसी कलाकार को देख रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण था कि उनसे बड़े लोग जो आते थे पटना मिलने, जैसे अज्ञे जी आते थे, उतने बड़े साहित्यकार, सच्चिदानंद, हीरानंद, पाठशाला थे, रेणु जी के बहुत मानते थे, उनके प्रति स्नेह था उनका, और रेणु जी के घर पर भी जाते थे अज्ञे जी। रघुवीर सहाय जी आते थे, उतने बड़े कवि, तो रघुवीर सहाय भी समय दिनमान निकाल रहे थे, रघुवीर साहब भी जाते थे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाते थे। ये सब लोग उनके घर में जाते थे और घर पर खाना पीना उठना बैठना होता था और बहुत ही जुड़े हुए थे एक दूसरे से। कोई ऐसा मशहूर साहित्यकार जो भारत से आए, भारत के किसी प्रांत से आए, बंगाल से जो कवि आते थे उस समय के मशहूर कवि, तो उनके मन में था कि चलो पटना चलते हैं तो रेणु जी से मिलेंगे, उनके दर्शन हो। बंगला जानते थे रेणु जी, बहुत अच्छी बंगला जानते थे, और ये मालूम नहीं पड़ता था उनका जो इलाका है वो तो बंगाल से सटा हुआ है, और थोड़ा आगे जाकर बंगाल शुरू हो जाता है। जो किशनगंज का इलाका है उससे आप आगे बढ़ेंगे तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग का इलाका आएगा, उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कलकत्ता आ जाएगा, कोलकाता। तो अब ये जो है हर जगह के बारे में वो जानते थे। जो ऐसी जगह है जो उनके लेखन में जो जगह आई है, और जिन गांवों के बारे में उन्होंने मैलांचल में लिखा है, जिस गांव के बारे में, तो रेणु जी अपने उपन्यास के पात्रों को निजी तौर पर जानते थे। ये जरूर है कि जो पात्र हैं उनको उपन्यास में लाने के लिए
जिस कल्पना की जरूरत पड़ती है, उनके भीतर इतनी गहरी कल्पना थी और भावबोध, एक महाकाव्य भावबोध। ये जरूर था कि उन्होंने रिपोर्टाज लिखते हुए अपना जीवन शुरू किया एक अखबार में, लेकिन धीरे धीरे मैला आंचल की रचना के बाद ही रेणु जी पूरे हिंदी साहित्य जगत में जी बहुचर्चित हो। जी। तो इसी से जुड़ता मैं अगला सवाल करूंगी सर आपसे कि रेणु जी के साहित्यिक अवदान जो है उनके बारे में मतलब विस्तार से बताएं। आपने तो बहुत कुछ देखा सुना होगा, तो उनके साहित्यिक अवदान को विस्तार से हम लोगों से साझा करें। देखिए, साहित्यिक अवदान जो है रेणु जी का, वो तो पूरे भारत पर प्रभाव पड़ा। जैसे हम लोग केरल हुआ या बंगाल हुआ, कोसी के किनारे का जो क्षेत्र है जिसमें दो बड़े साहित्यकार हैं, एक बाबा नागार्जुन और दूसरे फणीश्वरनाथ रेणु। ऑफ कर जी। तो ये बातें मैं कह रहा था कि नागार्जुन जी और रेणु जी आपस में इनके संबंध बहुत ही पारिवारिक थे। और जो लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि रेणु जी किस विचारधारा के थे, अव्वल तो लेखक जो लिखता है उसकी जो कृति है, उस कृति को ही सामने रखना चाहिए। आप किस विचार को मानते हैं यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि रेणु ने उन्होंने एक ऐसी दुनिया हम लोग के सामने रखी, जिस दुनिया के भीतर जब हम जाते हैं तो हम अपने भारत के गांव को इतना जीवंत रूप में पहचानते हैं। जो एक धारा है प्रेमचंद की, आप देखिए उस समय जो बड़ी धाराएं थी हिंदी साहित्य में, कथा साहित्य में, जो बड़े लेखक थे जितने भी, जैसे निर्मल वर्मा थे, या उस समय उनसे भी सीनियर आज्ञे जी थे, और एक समाजवादी दुनिया थी इसमें बहुत सारे लोग लिख पढ़ रहे थे। और शायद ये भी लोगों को मालूम होगा कि रेणु जी एक खाते पीते घर में पैदा हुए, किसान परिवार में, और वहाँ से वो पढ़ने भी गए। वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। जितने दिनों तक उनका मन लगा वहाँ, उसके बाद वो चले आए। हम लोग तो बहुत छोटी उम्र में उनसे मिले। उस समय हम लोग की उम्र 22-23 साल की होगी, और पढ़ाई करते थे पटना विश्वविद्यालय में। जो सबसे बड़ी बात थी रेणु जी में कि उनको देखने से एक बहुत ही
सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। उनकी रुचि दूसरों में ज्यादा थी। कहीं से भी रेणु जी आत्म केंद्रित नहीं थे। एक बड़ी दुनिया जो भारत के गांवों की दुनिया है और भारत की आज़ादी की लड़ाई की दुनिया है, इसको उन्होंने बड़े होते हुए उन्होंने देखा। भारत की आज़ादी की लड़ाई से बहुत प्रभावित थे और महात्मा गांधी हो या जयप्रकाश जी हो या फिर जवाहरलाल जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मौलाना आजाद हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, तो राजेंद्र बाबू हमारे यहाँ प्रथम राष्ट्रपति हमारे भारत के, स्वाधीन भारत के। तो वे एक ऐसे आदमी थे जिनको ये कहना कि वे मतलब कहीं एक खास जगह पर बैठकर अपनी रचना करते थे, ऐसा नहीं, बल्कि कहना ये चाहिए कि एक तरह का कहना चाहिए कि जो मास है, भारत की जो विशाल आबादी आज़ादी की लड़ाई की भी दुनिया को उन्होंने देखा और साथ साथ जो स्वाधीन भारत की दुनिया है, इन सबको उन्होंने साहित्य में डाला। उसको उन्होंने साहित्य में लिखने की कोशिश की। स्वाधीनता पर जो बहस होती थी कि ये कितनी अधूरी है, इसमें क्या क्या है, क्या नहीं है, इसको उन्होंने अपनी कृति में मैना आंचल में दिया है। मैना आंचल जो है, वैसी कृतियां एक सदी का गौरव है। मैना आंचल जो 20वीं सदी में जो महान कृतियां हिंदी में लिखी गई, उनमें मैना आंचल भी है, भक्ति पर कथा भी है और उनकी कहानियां आप याद कीजिए, रसप्रिया जैसी कहानी, लाल पान की बेगम जैसी कहानी, समदिया जैसी कहानी, आदिम रात्रि की महक। हम लोग इस बात से बहुत अभिभूत होते थे कि रेणु जी रूप रस गंध सबकी धाराएं हैं उनके साहित्य में। उन्होंने ऐसी कविताएं, उन्होंने ऐसी कहानियां लिखी जिसमें कविता भी शामिल है और एक आदिम रात्रि की महक की जब आप बात करेंगे तो आप ये देखिए उस कहानी के भीतर जिन चीजों से रेणु जी सबसे ज्यादा प्रभावित होते थे। जो लोग विचार की बात करते हैं तो रेणु और रेणु से पहले बाबा नागार्जुन, ये दो ऐसे व्यक्तित्व हैं हमारे यहाँ। बल्कि एक और नाम लूंगा, उसमें रामवृक्ष मैनपुरी का। तो इन लोगों ने एक बड़ी बड़ी दुनिया रचना की, रचनाशीलता की हम लोगों के लिए। हम लोगों के सामने जैसे एक पाठ उनकी एक कहानी, अगर आप रसप्रिया पढ़ते हैं, अगर उनकी कहानी आप लाल पान की बेगम पढ़ते हैं, उनकी कहानी आदिम रात्रि की महक पढ़ते हैं और तीसरी कसम, उस मारे गए गुलफाम जो बहुत चर्चित रही,
उस पर एक फिल्म भी बनी। बिल्कुल। रेणु जी नाटकों के भी जानकार थे और संगीत जैसे वो अपने जन्म से ही संगीत को जानते थे। शायद ही कोई ऐसी लोक धुन हो वाह जिससे वो परिचित नहीं है। वाह। उन्होंने जितने गीत लिखे हैं, मैनाचल में जो बीच बीच में ऐसे गीत आते हैं कि वर्षा ऋतु के जो गीत हैं उनको उन्होंने देने की कोशिश की। ये जरूर कुछ लोग कहते हैं मुझसे, आज जब मैं धीरे धीरे अधिक उम्र का होने जा रहा हूं तो मुझको अभी भी ये बात याद आती है कि उनके साहित्य में दो चीजें बहुत थी। एक तो तरुणाई थी, आप उनको पढ़ते हुए आप एक तरुणाई से परिचित होते हैं, उस तरुणाई से आप प्लावित होते हैं। और दूसरी ओर जिसको प्रणय की वेदना कहते हैं, ये कैसा प्रणय था जो हमारे गांव में था, जो हम देखते हैं बंगाल में जो बड़े उपन्यासकार हुए, उसको हम जब देखते हैं सत्यनाथ भादुड़ी और ताराशंकर बंदोपाध्याय, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, माणिक बंदोपाध्याय, तो इस तरह के जो उपन्यासकार थे वहाँ, ऐसा नहीं कि वो उनकी दुनिया से और रेणु की दुनिया में आवाजाही थी। और आपको मैं ये सुनाऊं, ये बिल्कुल प्रामाणिक है कि पहली बार मैंने जो रूस के सोवियत संघ के एक महान लेखक थे जो कजाकिस्तान के थे, मिखाइल शोलोखोव, ये पूरी दुनिया में मशहूर हुए। उनकी एक कृति मशहूर हुई, धीरे बहे दोन रे, उसका अनुवाद हुआ। तो शोलोखोव के बारे में भी बोलते थे रेणु जी कि शोलोखोव को पढ़िए। टॉल्स्टॉय को उन्होंने पढ़ा और टॉल्स्टॉय की जो दुनिया थी रेणु जी उसको जानते थे। कई लोग ये समझते थे कि नागार्जुन और रेणु जी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, अंग्रेजी तो नहीं बोलते थे रेणु जी, हिंदी बोलते थे। और लेकिन उस दुनिया को वो जानते थे, उन कृतियों से रेणु जी परिचित थे जिन कृतियों ने पूरी दुनिया को झंझोरा, पूरी दुनिया के भीतर। जैसे आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग शहीद हुए। वो एक विचार था लोकतांत्रिक, तानाशाही और लोकतांत्रिक विचार की लड़ाई थी और उसमें एक ध्रुवीकरण हुआ। तमाम ऐसे लोग जो लोकतंत्र को मानते थे, पार्लियामेंट को मानते थे, उन्होंने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये सोचना ही गलत है कि रेणु जी के मन पर इन चीजों का प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रेणु जी सिर्फ चित्रण नहीं करते थे बल्कि सृजन करते थे। बहुत सही, बहुत सही। सृजन करते थे, एक नई दुनिया का सृजन उन्होंने किया।
हिंसा के वे विरोधी थे और हिंसा को दिखाते थे कि हिंसा कहां से आती है। जातिवाद के विरोधी थे, सांप्रदायिकता के विरोधी थे। लेकिन दूसरी ओर कौन सी धारा थी जिसमें रेणु जी सबसे ज्यादा यकीन करते थे? वह सामाजिक न्याय की। रेणु जी नहीं चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया हमारे लिए आदर्श दुनिया बने जिसमें कोई ऐसा वर्ग है जो एक विशाल वर्ग का शोषण करता है, जिनके पास बहुत समय है, ऐसे लोगों की बात मैं नहीं करता। लेकिन हम लोग जिनके पास की, हम लोग उसमें आंदोलन में थे। हाँ, मैं यही जानना चाह रही थी सर कि मेरा प्रश्न अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि बहुत से आंदोलनों में भी रेणु जी सक्रिय रहे, तो उनसे जुड़ी कुछ यादें हों तो आप उससे हम लोगों से बताएं। उस समय जितने बड़े आंदोलन हुए, दो साहित्यकार ऐसे थे हम लोगों के बीच में जो हमारे आदर्श थे हम लोगों के लिए, बाबा नागार्जुन और आदरणीय फणीश्वरनाथ रेणु। कोई ऐसा आंदोलन नहीं था जिसमें 100 शरीर ये लोग भाग लेते थे। मैं तो इन दोनों साहित्यकारों को बिहार का गौरव मानता हूं। रेणु जी राष्ट्रकवि दिनकर से भी बहुत प्रभावित थे और जयप्रकाश जी से भी प्रभावित थे। 74 में जब आंदोलन शुरू हुआ जयप्रकाश जी का यहाँ, तो उसमें नुक्कड़ों पर आए रेणु जी। हम लोगों ने भी अपना एक नुक्कड़ बनाया और रेणु जी के साथ नागार्जुन थे, उतने बड़े कवि, और जो यहाँ के लोग थे जिसमें सत्यनारायण जी, गोपी वल्लभ सहाय जो गुजर गए, रामचंद्र राय जी, और ये सतीश आनंद जो उसमें नाटक करते थे, और बाहर से जो लोग आते थे। रेणु जी के बारे में मैं एक और भी बात कहूंगा कि रेणु एक बहुत ही बेचैन रहने वाले, उनकी जो आंतरिक दुनिया थी, उनकी जो आत्मिक दुनिया थी, वो एक रेस्टलेस सोल थे। ये उनके पात्रों से भी पता चलता है। मैनाचल के जो पात्र हैं, उनकी जो कहानियों में जो पात्र हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी बेचैनी, प्रकृति से उनका संसर्ग, उनकी गहन संवेदना ये दिखाई देती थी। और जो सबसे बड़ा बोध था उनकी कृति में, वो स्वाधीनता का बोध था। सबसे बड़ा बोध, स्वाधीनता के बोध को रेणु जी ने अपनी कृतियों से विकसित किया। कोई आदमी किसी आदमी से बड़ा नहीं है, कोई आदमी किसी आदमी से छोटा नहीं है। जितनी सादगी से रेणु जी ने इस सामाजिक न्याय को सामने दिया, जिसको आप वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, रेणु जी उस तरह थे। उनमें किसी चीज का भय नहीं था और कोई लालच नहीं था। हम लोग जब उनके साथ बैठते थे तो हम लोगों को बराबरी का दर्जा देते थे। कभी ये नहीं लगता था कि हम एक यंग आदमी हैं, बिल्कुल उनसे बहुत कम जानने वाले हैं और उनसे उम्र में भी बहुत छोटे हैं। और उनकी जो कीर्ति है, उनकी कीर्ति तो विदेशों में भी थी। और हिंदी के जितने बड़े लेखक थे रेणु जी से मतलब बहुत जुड़े हुए थे। तब भी रेणु जी उतने ही सरल थे। ये कौन सी चीज थी जो उनको सरल बनाती थी?
कि कैसे किस मामले में वो अन्य से अलग थे। हाँ। इसी तो सरलता को ये सरलता थी उनमें। मैंने देखा कई बार कि अज्ञे जी आए और अज्ञे जी रेणु जी के ही साथ चलते थे पैदल। यहाँ सिन्हा इंस्टीट्यूट है, वहां से चल रहे हैं, ये नहीं कि गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, पैदल ही चलते थे दोनों लंबे आए। साथ साथ हम लोग देखते थे कि वो चल रहे हैं। और डाक बंगला जो चौराहा है उसके पास आते थे और फिर कॉफी हाउस में बैठना होता था। नेपाल की जो लड़ाई थी, आपने पढ़ा होगा, नेपाल में राजशाही के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई, उस लड़ाई में रेणु जी शामिल थे। रेणु जी के उस कॉफी हाउस में जहां हम लोग एक किनारे पर बैठते थे, वहां विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो कि नेपाल के पहले प्रधानमंत्री थे और नेपाली भाषा के एक बहुत बड़ी प्रतिभा थे, एक बहुत अच्छे कहानीकार थे, कोइराला जी आकर के वहां बैठते थे। गिरजा प्रसाद कोइराला जो बाद में आए, और ये सब लोग उनके पास आकर के बैठते थे। नेपाल में राजशाही के खिलाफ लोकतंत्र की जो लड़ाई हुई, रेणु जी उससे बहुत गहरे संबद्ध थे। ये बात के संस्मरणों में भी आया है। और जिन्होंने रेणु जी पर काम किया, जैसे हमारे मित्र भारत अयावर और कई जो अन्य मित्र हैं जिन्होंने रेणु जी पर संस्मरण लिखे हैं, तो वे मतलब इस बात को जानते हैं। निर्मल वर्मा जैसे लेखक ये कहते थे कि हम लोग जो लिखते थे तो हम बहुत सावधानी से लिखते थे। ये विनम्रता थी निर्मल जी की कि ये जो चीज छपेगी हमारी, तो उसको निर्मल जी पढ़ें। दिनकर जी से भी मुझको उन्होंने ही मिलाया, मुझको लेकर के गए थे दिनकर जी के घर पर। और यह वह समय था जब दिनकर जी दिल्ली से आकर पटना रहने लगे थे। और मुझको लगता है कि रेणु जी ने ही कहा होगा उनसे कि आप आइए, क्योंकि दिनकर जी जिस दिन पहली बार हम लोग के सामने आए कॉफी हाउस में, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। पूरा कॉफी हाउस सबको ही खड़े हो गए टेबल पर। दिनकर जी बहुत व्यक्तित्वशाली थे और एक चर्चित व्यक्तित्व थे, जवाहरलाल जी के मित्र थे, इतिहास की गहरी समझ। लेकिन ये उन लोगों को देखने से नहीं लगता था। ये ऐसे लोग थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी समाजवादी थे और जयप्रकाश जी के बहुत गहरे मित्र थे। तो ये जो चीजें हैं, जो एक निरर्थक बहस साहित्य में, जब से साहित्य लिखा जा रहा है दुनिया में, मैं तो एक बहुत ही सामान्य कवि हूं और मेरी एक ही किताब छपी है और वो भी रेणु जी के सामने नहीं आ सकी। 1998 में मेरी किताब आई, रेणु जी 77 में जा चुके थे। इस बात का दुख इसलिए कि रेणु जी बहुत मानते थे मुझको ही नहीं, कई जो युवा साहित्यकार थे, यहाँ के नाटककार थे, पत्रकार थे। सूर्यनारायण चौधरी वे बहुत अच्छे पत्रकार थे उस समय, लंबी लंबी यात्राएं करते थे और उन यात्राओं के संस्मरण लिखते थे। और कोई ऐसा, यहाँ के राज्यपाल जो थे बिहार के और जो मुख्यमंत्री थे, वे सारे लोग रेणु जी को जानते थे। जब दशहरे में यहाँ सितारा देवी जैसी
महान नृत्यांगना आती थी और बड़े बड़े तबला वादक यहाँ आते थे। तो हम लोग रेणु जी से कहते थे कि आप अंदर जाके बैठिए, आपकी जगह पहले से सुरक्षित है वहाँ। बोले नहीं वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, आप लोगों के साथ हूँ। और खड़े रहते थे 3 घंटा लगातार खड़े। सितारा देवी का जब उन्होंने नृत्य देखना शुरू किया 3 घंटे बाहर खड़े रहे। वो जो शरद ऋतु में हल्की हल्की ओस गिर रही थी। अरे वाह। हाँ 3 घंटे वो। सर अब छोटे छोटे 2 प्रश्न मैं करना चाहूंगी। कुछ लोगों का मानना है कि जाति के आधार पर उनकी उपेक्षा की गई, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है जी। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि किस जात के थे। जी बिल्कुल, साहित्य में तो ये देखना भी उनके लिए वो जातियों को समझते थे। तो महिला आंचल में भी आप देखेंगी कि जातियों के बारे में उन्होंने बताया है। एक जो सामंती दुष्चक्र है जात के नाम पर, उसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वो बताते थे इन चीजों को, ये पिछड़ा वर्ग और किसानों की जिंदगी और गांव में जो अपमान है, लूट है, जिस लूट को प्रेमचंद ने जिस लूट की ओर अपनी कलम उठाई, गोदान जैसा उपन्यास लिखा प्रेमचंद ने। बिल्कुल सर। इस उपन्यास ने हिंदी साहित्य की चिंतन दिशा को बदल दी। रेणु में भी वो। और ये सोचना गलत है कि रेणु जी कहाँ स्रोत थे। रेणु जी के स्रोत थे सूर्यकांत त्रिपाठी न्याला और उनके स्रोत थे प्रेमचंद। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग मतलब थे। किस जात की बात लोग कहते थे रेणु जी कि जो फूल है तो फूल को देखने से, जैसे सूरजमुखी का फूल देखते हैं या गेंदे का फूल देखते हैं, तो उसको देखने से जो शांति मुझको मिलती है, तो आप बताइए कि इस शांति के मुकाबले कौन सी शांति खड़ी होती है। जो उन्होंने लिखा कि शमशेर जी ने, हमारे इतने बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह, अमन का राग, तो इस अमन का राग जो है उससे जितने भी लिखने पढ़ने वाले लोग थे वो प्रभावित हुए, उन रचनाओं से प्रभावित हुए। जिस दिनकर को रेणु जी बहुत ज्यादा प्यार करते थे, राष्ट्रकवि दिनकर को, तो उनकी रश्मि रथी के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में वो ऐसा नहीं था। वो एक बहुत ही, जिसका कहना चाहिए कि एक चिंतक थे रेणु जी। ये कुछ लोग जो पेश करते हैं ये बिल्कुल गलत बात है कि जो लोग समझते हैं कि रेणु जी, राही मासूम रजा ने लिखा आधा गांव, तो राही मासूम रजा ने उस जीवन को देखा, विभाजन को देखा और उसकी त्रासदी को देखा। हमारे यहाँ नागार्जुन, जब उन्होंने बलचन्मा लिखा, बाबा बचेश्वर नाथ लिखा, वरुण के बेटे लिखी, ये एक धारा है। इस धारा में जो साहित्यकार होता है, कवि होता है, लेखक होता है, उपन्यासकार होता है। अमरकांत जी हमारे यहाँ इतने अच्छे कहानीकार हुए, अमरकांत जी। इसके अलावा विष्णु साहनी हुए। तो ये इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो रेणु जी को नहीं जानता हो, और रेणु जी भी इन लोगों को पढ़ते थे। मतलब जाति के आधार पे इनके साथ नहीं, भेदभाव नहीं। जाति के आधार की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। लेकिन एक विनम्रता पूर्वक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र का था, कि जो लोग रेणु जी को प्यार करते थे उसमें सभी जातियों के लोग थे।
और वो जातियों के लोग नहीं थे, भारतवासी थे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत भारतवासी थे। बिल्कुल, हम पहले साहित्य भारत की जो निर्धनता थी, जो दैन्य था, भारत की जो त्रासदियां थी, उनमें ये लोग मैंने हिस्सा लेते थे। जी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेणु जी अगर सबसे ज्यादा प्रभावित थे, पूछा जाए, एक नौजवान अगर समझना चाहता है आज हम उससे, मैं ये कहूँगा कि वो समाजवाद को मानते थे और वो एक बड़े सेकुलर आदमी थे। दंगा हो, सांप्रदायिकता हो, जो लोग बहुत आहत हुए, महात्मा गांधी की हत्या से पूरा देश आहत हुआ, पूरा ही देश। नेहरू जैसे आदमी ने कहा कि रोशनी चली गई। पटेल जी की स्थिति देखिए, तो ये सोचना कि फणीश्वरनाथ रेणु की कोई जाति होगी, बहुत सही, या मतलब मैं एक बहुत सामान्य आदमी हूं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो एक मित्र हैं, उनके साथ में 20 साल रहा, मैं उनकी जात नहीं जान सका। अब उनकी बिटिया की शादी, हाँ, बिटिया की शादी की बात हुई, तब उन्होंने कहा कि बिटिया की शादी, हमने कहा मैं तो आज तक जानता नहीं, उनको विश्वास नहीं। जात का क्या मतलब? बहुत सही, बहुत सही। जात हमको क्या देगी? चलिए, तो दिनकर जी हो या प्रकाश नारायण जी हो, उस समय के बाबा नागार्जुन हो, रामवृक्ष बेनीपुरी हो, और जो हमारे यहाँ दूसरे जो बड़े साहित्यकार हुए बिहार की धरती पर, ऐसे विद्वान हुए जिस समय, बिल्कुल सही, और नेता हुए जैसे कर्पूरी ठाकुर थे। तो कर्पूरी ठाकुर से जो लोग प्रभावित हुए, उसमें जात कहां से आती है? नहीं, बिल्कुल सहमत हूं मैं भी। 1974 के आंदोलन में कर्पूरी जी अपने घर से निकलते थे पैदल, और पैदल आते थे, और आप देखिए कि पैदल ही वो पहुंच जाते थे वहां जयप्रकाश जी के पास। वो चलते थे 15, 20, 25 आदमी के साथ, और कदम कुआं क्रॉस करते करते उसमें 1,500 लोग जुट जाते थे। ये कर्पूरी ठाकुर थे, इतनी लोकप्रियता थी कर्पूरी ठाकुर की। इसलिए इस रूप में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मैं भी सहमत हूं सर आपकी इस बात से कि साहित्यकारों को जाति में नहीं बांट के देखना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही। और एक छोटा सा सवाल और है कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि वो जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी शोक सभा नहीं की गई थी। देखिए, मैं तो मतलब ये कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन रेणु जी तो अपनी बीमारी से नहीं मरे, एनेस्थीसिया का ओवरडोज हो गया था। जब उनको ऑपरेशन के लिए जो एनेस्थीसिया जो आदमी देने आया था, उसने ज्यादा दे दिया एनेस्थीसिया, और उसको लेके बहुत हंगामा हुआ यहाँ। उस समय के जो पत्रकार थे, उन्होंने बहुत हंगामा किया। जितने अंग्रेजी के जो पत्रकार थे, अरुण सिन्हा थे उस समय, और हिंदी में अरुण रंजन, इन लोगों ने पूरा जो रविवार पत्रिका निकलती थी, उसमें सुरेंद्र प्रताप सिंह थे और एमजे अकबर थे उस समय। तो आप ये देखिए कि इसको लेकर के बहुत क्षोभ हुआ। राजनारायण जी स्वास्थ्य के मंत्री थे, मतलब वहां मिनिस्टर थे, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, और हम लोगों ने प्रार्थना की उनसे, रेणु जी से, कि आप वहां जाइए दिल्ली में आपका इलाज बहुत अच्छे ढंग से होगा। कौन है दिल्ली में जो आपको नहीं जानता? पहली बार सरकार बनी है, वो भी, और पहले जो सरकार थी उसमें भी लोग आपको प्यार करते थे। उनका नहीं, यहीं रहेंगे, और जनरल वार्ड में रहे। आप सोचिए जरा, इसकी कल्पना कीजिए कि एक इतना बड़ा आदमी, इतना मशहूर आदमी रेणु जैसा, और वो एक जनरल वार्ड में, जहाँ की कई बिस्तर लगे हुए हैं, वहां रेणु जी रहते थे। ये भी नहीं कि हम कॉटेज में जाएंगे
या हमारे लिए जिद थी उनकी अपनी, उस जिद के चलते हम सब लोगों का बहुत बड़ा मतलब नुकसान हुआ। और उसमें जब वो कोमा में चले गए तो उसमें कई लोग थे जो उसमें बहुत सेवा करने आते थे, खास करके रात में। तो दिन में तो लोग आते ही रहते थे, लतिका जी तो थी ही, वहीं रहती ही थी। लेकिन जैसे जुगनू शारदे हैं, पत्रकार रहे, वो भी आते थे। और जितने ये अख्तर हुसैन, इस तरह के लोग, रजी अहमद साहब, इतने बड़े गांधीवादी, ये रेणु जी से तो सब लोग जुड़े हुए थे। रेणु जी का विरोध करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति मुझको नहीं मिला। जो लोग कहते हैं कि वामपंथी उनका विरोध करते थे, ये गलत बात है। मैं ऐसे किसी वामपंथी को नहीं जानता। बिल्कुल। और शायद शोक सभा का ये दिखावा ना हुआ हो। शोक सभा, देखिए उसमें हम आखिरी दिनों में हमारी कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई कि हम दूर चले गए पटना से, इसलिए उनके अंतिम समय में हम नहीं रह पाए। और मैं ये नहीं मानता कि उनकी शोक सभा पूरे देश में, अखबार और पत्रिकाएं सब जगह रेणु जी जाने जाते थे और दिनमान जैसा अखबार ढंग से लोगों ने मनाया। तो ये कहना कि कोई शोक सभा नहीं होगी, ऐसा नहीं था जी। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने। अब मैं चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न आखिरी करूंगी आपसे कि रेणु जी से जुड़ी कुछ खास बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, उसको हम लोगों से साझा करें। देखिए उनकी तो बहुत ज़्यादा यादें हैं मेरे पास, और कभी सुसंगत तरीके से मैं लिखूंगा भी। इस बार यायावर जी ने मुझसे कहा था, और भी कई लोगों ने कहा है, कई विश्वविद्यालयों से, जिसमें कि डॉक्टर प्रदीप त्रिपाठी जो सिक्किम में है, उन्होंने भी हमसे कहा कि हम रेणु जी पर एक अलग पत्रिका निकालना चाहते हैं, जो पूरा अंक होगा रेणु जी पर, आप दीजिए हमको। तो ये एक अच्छी बात है कि पूरे देश में रेणु जी के बारे में, रेणु जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए प्रेम कुमार मणि ने पहली बार मुझसे कहा, तो देहरादून में थे और उन्होंने मुझको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में आपका भी नाम डाल देते हैं। उसमें कोरोना नहीं शुरू हुआ था, और हुआ कि हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर मनाएंगे इसको। लेकिन कोरोना के चलते बहुत असुविधा हुई और हो ही रही है। लेकिन तब भी जो साहित्यकार का स्वभाव होता है कि हर संकट में साहित्यकार जो है वो अपने बुजुर्गों की और अपने शिक्षकों की जो स्मृति है उसको जीवंत बनाता है अपने काम से। कई जगह से पुस्तकें छपी हैं रेणु जी पर, और अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में रेणु जी की जन्म शताब्दी का समारोह करते। उनसे जुड़ी यादें 3 दिन और 4 दिनों तक वो चलता। उसमें जो देश के बड़े लेखक कवि हैं, दूसरी भाषाओं के भी, खास करके जो मलयालम और बंगला के जो लेखक हैं उनको भी हम लोग बुलाते, नेपाल में जो लेखक हैं उनको बुलाते। ये 3 जगहों से लेखकों को हम लोग बुलाते, क्योंकि रेणु जो है नेपाल में भी मशहूर है। खास करके जो नेपाल में राजशाही के खिलाफ लड़ी, पार्लियामेंट को जिन्होंने लाने में मदद की, ये बड़ी बात है। और रेणु जी के बारे में जो सबसे अच्छी स्मृति है कि रेणु जी को कभी भी हमने नहीं देखा, वो सामंतवाद के पक्ष में कभी नहीं थे। प्रेमचंद जी से उन्होंने सीखा था और आंदोलनों से उन्होंने सीखा था। वे जानते थे कि शोषण जो है कौन कर रहा है और किसका कर रहा है। वो जानते थे कि अहिंसा, अहिंसक रहना बहुत चुनौती भरा है,
और वो महिलाचल में वो दिखाते भी हैं। इसलिए कोई अगर ये भ्रम आज फैला रहा है, रेणु जी एक ऐसा समाज चाहते थे जो जिसमें विषमता नहीं हो, जिसमें समरसता हो, उसमें जातियां नहीं होंगी, उस रूप में जातिवाद के रूप में जातियां नहीं होंगी, और सांप्रदायिकता तो बिल्कुल ही नहीं होगी। वाह, बहुत सही। तो ये बहुत बड़ी चीज है। उनको प्रेम था, ये चीजें आपको प्रभावित बिहार से बहुत प्रेम था उनको, और वो चाहते तो कहीं भी जा के रह सकते थे, लेकिन थोड़ा सा बीच में वो इलाहाबाद में रहे, आकाशवाणी से भी जुड़े थे, तो लेकिन वो बाद में फिर यहीं चले आते थे, बिल्कुल पटना ही आ जाते अपनी थे। धरती खींच लाते। हाँ, और हमेशा वो जाते थे, पटना से घर जाते थे। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं रेणु जी के परिवार से भी बहुत ज़्यादा परिचित हूँ। उनके जो लड़के हैं पद्म पराग रेणु, और जो दूसरे लड़के हैं सबसे, उनके जो दामाद यहाँ थे जो गुजर गए, उनसे मेरा परिचय था। और उनके परिवार के लोग ये समझते हैं वो कि एक हमारा दुर्भाग्य रहा, मैं वहाँ कभी जा नहीं सका। दूसरे लोग गए हैं, रामचंद्र जी गए हैं और कई दूसरे लोग वहाँ गए हैं। ये बार रबी गए हैं, असगर वजाहत गए हैं, पंकज विश्व गए हैं, ये लोग गए हैं रेणु जी के गाँव में। मतलब अभी हाल में ये बार रबी जी का संस्मरण मैंने सुना। उस संस्मरण में रबी जी कहते हैं कि रबी जी, बार रबी जी और असगर वजाहत जी और पंकज बिष्ट, ये लोग रेणु के गांव गए थे। बहुत से लोगों ने रेणु के गांव की यात्रा की थी, लेकिन आप नहीं कर पाए। तो सरकार को ये चाहिए, जो सरकार से हमारी मांग भी है कि रेणु जी के गांव को इस रूप में उनकी यादों को अक्षुण्ण रखा जाए। बहुत सही, बहुत सही। इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपने गुरु और उनकी स्मृति को पुनः प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी यादें हम लोगों से साझा की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।